मुझे हमेशा इस बात पर आश्चर्य हुआ है कि परमात्मा ने इस दुनिया को 6 दिनों में कैसे बना दिया। ऐसी दुनिया शायद इसीलिए अपने बेटे को जीसस कहा। अपने ही बेटे के लिए कैसा नाम चुना। उसने जो किया उसके लिए किसी दूसरे को सजा देना चाहता था, किंतु दूसरा कोई तो वहां था नहीं। होली घोस्ट तो सदा गैर हाजिर रहता है, वह तो घोड़े की पीठ पर बैठा रहता है। इसीलिए मैंने चेतना को उसे खाली करने को कहा है, क्योंकि किसी घोड़े पर बैठना जिस पर पहले से ही कोई बैठा हो ठीक नहीं। मेरा मतलब है कि घोड़े के लिए ठीक नहीं और चेतना के लिए भी। जहां तक होली घोस्ट का सवाल है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे होली घोस्ट से या अन्य प्रकार के भूतों से कोई हमदर्दी नहीं। मैं जीवित लोगों के साथ हूं। भूत तो मृत की छाया है, और अगर वह होली या पावन है तो भी उसका क्या फायदा, और वह बदसूरत भी है। चेतना, मुझे होली घोस्ट की जरा भी चिंता नहीं थी। अगर तुम उस पर सवार हो जाओ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। होली घोस्ट की सवारी करो, परंतु ये कुर्सी तो एक पूरे आदमी के लिए भी नहीं बनी है। ये बैठने के लिए बनी ही नहीं है। आधा आदमी ही बैठ सकता है। ये इस तरह बनी हुई है कि कोई इस पर बैठकर सो न सके। जब उस कुर्सी पर कोई बैठ भी नहीं सकता तो सोएगा कैसे। यह कुर्सी इस छोटे से नोआज आर्क में भी रखी नहीं जा सकी, फिट ही नहीं हुई। नोआज आर्क इतना छोटा है कि खुद नोह को बाहर खड़े होना पड़ा, क्योंकि तुम सब प्राणियों के लिए भी जगह रखनी थी। देवगीत, मैं क्या कह रहा था? होली घोस्ट सदा गैर हाजिर रहता है, और इस समय वो घोड़े पर सवार बैठा है। हाँ, ये तो मुझे याद है। मुझे मालूम था कि तुम नोट नहीं लिख सके, इसलिए ध्यान रखो, किंतु मैं काम चला लूंगा। मैंने तो जीवन भी बिना कोई नोट लिखे काम चला लिया है। उस अंतिम दिन जवाहरलाल ने मुझसे जो पूछा वो सचमुच बहुत अजीब था। उन्होंने पूछा, तुम्हारे विचार में क्या राजनीतिक संसार में रहना ठीक है? मैंने कहा, नहीं, ये ठीक नहीं है। ये एक प्रकार का अभिशाप है। पिछले जन्म में आपने कोई खराब कर्म किया होगा, इसीलिए आज आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना पड़ा। उन्होंने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं इससे सहमत हूं। मस्तों को भरोसा ही ना आया कि मैं प्रधानमंत्री को इस प्रकार से उत्तर दे सकता हूं। और भी अधिक आश्चर्य तब हुआ कि वे मुझसे सहमत भी हो गए। मैंने कहा, इससे मेरे और मस्तों के बीच चल रही लंबी बहस आज खत्म होती है, और वह भी मेरे पक्ष में। मस्तो, तुम इससे सहमत हो? उसने कहा, अब तो सहमत होना ही पड़ेगा। मैंने कहा, होना पड़ेगा जैसे शब्द मुझे तो सहमत होना ही पड़ेगा। इससे तो अच्छा है असहमत होना। कम से कम उस असहमति में कुछ जान तो होगी। ऐसा मरा हुआ चूहा मुझे मत दो। ये तो वह चूहा है, वो भी मरा हुआ। तुमने मुझे चील समझ रखा है। जवाहरलाल ने बारी बारी से हम दोनों की ओर देखा। मैंने कहा, आपने निर्णय कर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। वर्षों से मस्तो इसी दुविधा में है। वह तय ही नहीं कर पाता था कि अच्छे आदमी को राजनीति में होना चाहिए कि नहीं। हम लोगों ने बहुत विषयों पर चर्चा की। उस घर में, अर्थात प्रधानमंत्री के घर में, शायद ही कोई मीटिंग इतने समय तक चली हो। जब हमने बात समाप्त की, 9:30 बज चुके थे। पूरे 3 घंटे। जवाहरलाल ने भी कहा कि यह मेरे जीवन की शायद सबसे लंबी मीटिंग रही, और बहुत सफल और सार्थक भी। मैंने उनसे कहा, इससे आपको क्या मिला, आपको क्या लाभ हुआ? उन्होंने कहा, मुझे मिली एक ऐसे व्यक्ति की मित्रता जो इस दुनिया का नहीं है और न कभी होगा। मेरे लिए तो इस मित्रता की याद बहुत पावन रहेगी। और उनकी सुंदर आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं जल्दी से बाहर चला गया ताकि उन्हें किसी प्रकार का संकोच न हो, किंतु वे मेरे पीछे पीछे आए और उन्होंने कहा, इतनी तेजी से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने कहा, आंसू तेजी से आ रहे थे। वे एक साथ हंसे और रोए भी। ऐसा बहुत ही कम होता है, और सिर्फ या तो पागल आदमी ऐसा व्यवहार करता है या बहुत ही प्रतिभाशाली। वे पागल नहीं थे, वे अत्यंत प्रतिभाशाली थे। बाद में मस्त और मैं प्रायः इस भेंट की चर्चा करते रहते थे। विशेषतः उनकी हंसी और उनके आंसुओं का एक साथ दिखाई देना। क्यों? इसलिए कि सदा की भांति हम दोनों सहमत नहीं हो रहे थे। वह एक सामान्य बात हो गई थी। अगर मैं सहमत हो जाता तो उसे भरोसा ही नहीं आता। वह बहुत ही बड़ा झटका, शॉक होता है।
मैंने कहा, वे रोए तो अपने लिए थे और हंसे थे मेरी स्वतंत्रता पर, और मस्तों का कहना था कि वे अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए रोए। उन्हें यह दिखाई दे रहा था कि तुम एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ शक्ति बन सकते हो, और अपने इस विचार पर वे स्वयं ही हंस पड़े। मस्तों की व्याख्या यही थी। अब तो इसका फैसला नहीं हो सकता था, परंतु सौभाग्य से संयोगवश जवाहरलाल ने ही हमारी इस बहस का निर्णय कर दिया। मस्तों ने ही मुझे बताया तो कोई समस्या न थी। मस्तों ने हिमालय में गायब होने से पहले, मुझे सदा के लिए छोड़कर जाने से पहले, और मेरे पुनर्जीवित होने के लिए मेरे मरने से पहले, मस्तों ने मुझे बताया कि जवाहरलाल तुम्हें बार बार याद कर रहे थे। पिछली भेंट में उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर उस विचित्र लड़के से तुम्हारी मुलाकात हो और अगर आप उसके शुभ चिंतक हैं तो उसे राजनीति से दूर रखना। मैंने तो इन मूर्खों के साथ अपना जीवन बर्बाद कर दिया। मैं नहीं चाहता कि ये लड़का इन निहायत बेवकूफ लोगों से वोट की मांग करे। अगर उसके जीवन में तुम कोई दिलचस्पी रखते हो तो राजनीति से उसे सुरक्षित रखना। मस्तों ने कहा, बस उनकी इस बात ने हमारी बहस का निर्णय तुम्हारे पक्ष में कर दिया, जबकि मैं तुमसे बहस कर रहा था और मैं तुमसे सहमत नहीं था, फिर भी दिल से मैं तुम्हारे साथ था। इसके बाद जवाहरलाल कई वर्षों तक जीवित रहे, किंतु मैं उनसे दोबारा नहीं मिला। परंतु जैसी उनकी इच्छा थी और जैसा निर्णय मैं ले चुका था, उनकी सलाह ने मेरे निर्णय की पुष्टि की। मैंने अपने जीवन में कभी किसी को वोट नहीं दिया और न मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य बना, स्वप्न में भी नहीं। सच तो यह है कि पिछले 30 वर्षों से मैंने स्वप्न ही नहीं देखा। मैं देख ही नहीं सकता। मैं स्वप्न देखने का रिहर्सल कर सकता हूं। यह थोड़ा अजीब लगेगा, स्वप्न की रिहर्सल, परंतु वास्तव में सपना नहीं देख सकता, क्योंकि उसके लिए अचेतन मन की आवश्यकता है और वो मेरे पास नहीं है। अगर तुम मुझे बेहोश भी कर दो तो भी मैं सपना नहीं देख सकूंगा। मुझे बेहोश करने के लिए किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे सिर पर प्रहार करने से ही मैं बेहोश हो जाऊंगा, परंतु मैं इस प्रकार की बेहोशी की बात नहीं कर रहा हूं। बेहोशी से मेरा तात्पर्य यह है कि दिन के समय या रात के समय जब तुम अनेक प्रकार के काम करते हो तो बिना जाने ही उन्हें किए चले जाते हो। उसको करते समय तुम्हें ख्याल ही नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो। उसका होश नहीं रहता, उसका बोध नहीं रहता। एक बार होश आ जाए तो सपना देखना समाप्त हो जाता है। सपना देख ही नहीं सकते, दोनों एक साथ होना संभव नहीं। इन दोनों का सह अस्तित्व असंभव है। जब तुम सपना देखते हो तो बेहोशी में ही देखते हो, और अगर होश बना रहे, सजगता बनी रहे, तो तुम सपना नहीं देख सकते। हां, सपना देखने का ढोंग कर सकते हो और उसको सपना नहीं कहा जा सकता। यह तुम्हें भी मालूम है मैं क्या कह रहा हूं। 30 साल से आपने स्वप्न नहीं देखा है। हालांकि जवाहरलाल कई वर्षों तक जीवित रहे, परंतु मैं दोबारा उनसे कभी नहीं मिला। ठीक, उनसे दोबारा मिलने की जरूरत ही नहीं थी। हालांकि बहुत लोगों ने मुझसे कहा, लोगों को विभिन्न स्रोतों से पता चल गया, जवाहरलाल के घर से, उनके सेक्रेटरी से, कि मैं उनको जानता था और वे मुझे बहुत प्रेम करते थे। इसलिए जब उन लोगों को अपना कोई काम कराना होता तो वे मेरे पास आते कि मैं उनकी सिफारिश कर दूं। मैं कहता, क्या तुम पागल हो? मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता। वे कहते, लेकिन हमारे पास इसका प्रमाण है। मैंने कहा, आप अपने प्रमाण अपने पास ही रखिए। शायद सपने में हम दोनों मिले होंगे, किंतु वास्तव में नहीं। उन्होंने कहा, हमें तो पहले ही यह शक था कि तुम थोड़े पागल हो, किंतु अब हमें पक्का विश्वास हो गया है। मैंने कहा, हाँ, बहुत अच्छा हो अगर तुम इस खबर को फैला दो, और मेरे थोड़े पागल होने की बात ही मत करना। मैं पूरा पागल हूं, इस खबर को फैलाने में कंजूसी मत करना। मैं पूरा पागल हूं। मुझे धन्यवाद दिए बगैर वे लोग चले गए, परंतु मैं तो उन्हें धन्यवाद देना चाहता था, इसलिए मैंने कहा, मैं आपको अच्छा धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक दूसरे से कहा, लो देखो, ये हमें अच्छा धन्यवाद दे रहा है। पागल है पागल। मुझे पागल कहलाना अच्छा लगता था, अभी भी लगता है। जिस पागलपन को मैं जान गया हूं उससे अधिक सुंदर और कुछ नहीं हो सकता है। हिमालय जाने से पहले एक दिन मस्तों ने मुझसे कहा कि जवाहरलाल ने मुझे इस आदमी का नाम दिया है, घनश्याम दास बिरला। ये भारत में सबसे अमीर आदमी है।
वह जवाहरलाल के परिवार के बहुत नजदीक है। किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर उससे सहायता ली जा सकती है। और जब जवाहरलाल उसका पता मुझे दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि यह लड़का मेरे दिलो दिमाग पर छा गया है। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि एक दिन वह और मस्तो चुप हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ? वाक्य तो पूरा करो। मस्तो ने कहा, हां अभी पूरा करता हूं। यह मौन भी उनका ही था। मैं तो उनकी नकल कर रहा हूं। तुम जो पूछ रहे हो वही मैंने उनसे पूछा था। तब जवाहरलाल ने वाक्य को पूरा किया। मस्तो ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि कारण क्या था। जवाहरलाल ने कहा कि एक दिन वह बनेगा, और फिर चुप हो गए। शायद वे अपने भीतर शब्दों को नाप तोल रहे थे, या वे जो कहना चाहते थे वह स्पष्ट नहीं हो रहा था। तब उन्होंने कहा, शायद वह एक दिन महात्मा गांधी बनेगा। इन शब्दों द्वारा जवाहरलाल मुझे सबसे बड़ा सम्मान दे रहे थे। महात्मा गांधी उनके गुरु थे और उन्होंने ही यह फैसला किया था कि जवाहरलाल नेहरू ही भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए यह स्वाभाविक था कि महात्मा गांधी को जब गोली लगी तो जवाहरलाल रो पड़े। रोते हुए उन्होंने रेडियो पर कहा था, रोशनी बुझ गई, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। वे हमारी रोशनी थे, हमारे प्रकाश थे, अब हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा। अगर उन्होंने मस्तों से ये बात थोड़ी झिझक के साथ कही तो या तो वे सोच रहे थे कि क्या इस अनजाने लड़के की तुलना विश्वविख्यात महात्मा से की जा सकती है, या वे महात्मा के साथ अन्य प्रसिद्ध नामों के बारे में सोच रहे थे। मेरा ख्याल है कि संभावना इसी की है, क्योंकि मस्तों ने उनसे कहा, अगर मैंने ये बात इस लड़के को बताई तो वो तुरंत कहेगा, गांधी उनके जैसा तो मैं कभी नहीं बनना चाहता। महात्मा गांधी बनने के बजाय तो मैं नरक में जाना पसंद करूंगा। उसकी यही प्रतिक्रिया होगी। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। इस तुलना को वह सहज नहीं कह सकेगा। यह आपसे प्रेम करता है, किंतु इस नाम के कारण उसके प्रेम को नष्ट न करें। मैंने कहा, मस्तो ये तो जानती है, उनसे ये सब कहने की कोई जरूरत न थी। वे वृद्ध है, और जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं जानता हूं कि उन्होंने मेरी तुलना अपनी समझ के अनुसार एक महानतम व्यक्ति से की है। मस्तो ने कहा, जरा रुको तो। जब मैंने ये कहा तो जवाहरलाल ने कहा, हां मुझे यही शक था, इसीलिए मैं सोच में पड़ गया था कि कहूं या न कहूं। अच्छा, उसे ये मत बताना, इसे बदल दो, शायद वह गौतम बुद्ध बन जाए। भारत के महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है कि जवाहरलाल गुप्त ढंग से गौतम बुद्ध से बहुत प्रेम करते थे। गुप्त ढंग से क्यों? क्योंकि उन्हें कोई भी संगठित धर्म पसंद नहीं था और वे परमात्मा में विश्वास नहीं करते थे। और जवाहरलाल भारत के प्रधानमंत्री थे। मस्तो ने कहा, तब मैंने जवाहरलाल से कहा, क्षमा करना, आपने जो कहा वह ठीक ही है, किंतु सच तो यह है कि इस लड़के को कोई भी तुलना पसंद नहीं है। तब मस्तो ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि जवाहरलाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ऐसे ही व्यक्ति का मैं आदर करता हूं, ऐसा ही व्यक्ति मुझे प्रिय है। हर संभव ढंग से उसकी रक्षा करना, उसे सुरक्षित रखना, ताकि राजनीति में वो फंस न जाए। उसे उस राजनीति से दूर रखना जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं नहीं चाहता कि उसे भी इसी दुर्भाग्य का सामना करना पड़े। इसके बाद मस्तो गायब हो गया, मैं भी गायब हो गया। इसलिए शिकायत करने के लिए कोई नहीं बचा। परंतु स्मृति चेतना नहीं, और स्मृति बिना चेतना के भी काम कर सकती है, शायद अधिक कुशलता से। आखिर कंप्यूटर क्या है? स्मृति की एक प्रणाली। अहम मर चुका है, अहम के पीछे जो है वह शाश्वत है, परंतु दिमाग का जो अंश है वह अस्थायी है और वह मर जाएगा। मृत्यु के बाद भी मैं अपने लोगों को उतना ही उपलब्ध रहूंगा जितना अभी हूं, परंतु ये उस पर निर्भर है। इसीलिए अब मैं धीरे धीरे उनकी दुनिया से गायब हो रहा हूं, ताकि अधिक से अधिक ही उनकी बात होती जाए। मैं तो शायद 1% ही हूं, और उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा और उनका समर्पण 99% है। किंतु जब मैं चला जाऊंगा तब इससे भी अधिक की आवश्यकता होगी, 100%। तब मैं शायद और भी अधिक उपलब्ध रहूंगा उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते। इसे बड़े मोटे अक्षरों में लिखो, क्योंकि अधिकतम धनी वही है जो प्रेम और श्रद्धा में 100% समर्पण अफोर्ड कर सकता है, और मेरे पास ऐसे लोग हैं। इसलिए मृत्यु के बाद भी मैं उनको निराश नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर वे सर्वाधिक परिपूर्ण लोग हों। मैं यहां पर रहूं या न रहूं, मैं बहुत आनंदित होऊंगा, मुझे बहुत खुशी होगी।